1 करोड़ आदमी इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है और तकरीबन 1 करोड़ मैन पावर को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं बाय सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज। 12,000 थिएटर है हमारे देश के अंदर, 1 करोड़ ऑडियंस रोज सिनेमा देखती है, करीब 500 करोड़ हम टिकटें बेचते हैं हर साल सिनेमा की, 950 टेलीविजन चैनल है इस देश के अंदर, 500-550 रेडियो स्टेशन है इस देश के अंदर, 40,000 न्यूज़पेपर और मैगजीन है इस देश के अंदर। कहाँ कोई सोच सकता है ये फिगर? जब मैं विदेशों में जाकर बोलता हूँ तो लोग हैरान हो जाते हैं, उनको कैलकुलेटर खोलने पड़ते हैं, उनको लैपटॉप खोलने पड़ते हैं कि ये फिगर्स क्या हैं। ये देश में इतना बड़ा मीडिया, ये लोगों को पता होना चाहिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडेक्स टॉक्स। और आज का एपिसोड सुपर धमाकेदार होने वाला है। आई हैव विद मी डॉक्टर संदीप मारवा जी। सर इज द फाउंडर ऑफ फिल्म सिटी नोएडा। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ मारवा स्टूडियोज एंड ऑल्सो द चांसलर ऑफ आफ्ट यूनिवर्सिटी। सो वेलकम सर, थैंक यू सो मच, आप टाइम निकाल के हमारे साथ आए इस कॉन्वर्सेशन के लिए। हाय, थैंक यू वेरी मच। सर के साथ आज हम सर की जर्नी कवर करने वाले हैं, मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के इनसाइट्स कवर करने वाले हैं एंड ऑफ कोर्स एजुकेशन एस्पेक्ट कवर करने वाले हैं। सो कैन वी स्टार्ट सर? ओह यस, आई एम रेडी। थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले ना मैं आपका चाइल्डहुड से जर्नी अंडरस्टैंड करना चाहूँगी कि मतलब आपका चाइल्डहुड कैसा था और कौन सा वो मोमेंट था जब आपको लगा कि आप मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं? Well, I'm a product of Sardar Patel Vidyalaya, which is a very important and a popular school of New Delhi. Right. मैंने जब स्कूल खत्म किया तो मैं स्कूल में ही फिल्म, टीवी, मीडिया, आर्ट, कल्चर, आई वाज अ वेरी पॉपुलर स्टूडेंट ऑफ माय स्कूल। Okay. और मैं कोई इवेंट नहीं छोड़ता था, कोई मैं प्रोग्राम नहीं छोड़ता था स्कूल के अंदर। और शायद यही वजह थी कि स्कूल में मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा हो गया था, जहाँ तक को करिकुलर एक्टिविटीज़ आर कंसर्न। मैं उसके बाद भगत सिंह कॉलेज में गया। वहाँ पर भी मैं जब गया तो मैंने अपना जो तवज्जो है ज़्यादा टाइम वो पढ़ाई के साथ साथ दुनिया भर की एक्टिविटीज़ में दिया। शायद ही कोई कॉलेज की सोसाइटी रही होगी जिसका मैं मेंबर या प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी ना रहा हूँ। थिएटर मेरा एक बड़ा फुटे रहा। स्कूल से लेकर कॉलेज तक मैंने थिएटर किया, प्रोफेशनल लेवल पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ थिएटर किया। बल्कि कई बार तो ऐसा होता था कि मैं सिर्फ आउटसाइडर होता था और बाकी सारे आर्टिस्ट एनएसडी के होते थे। तो मुझे वहाँ से भी बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला और कॉन्फिडेंस लेवल मिला। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक बहुत अच्छा हिस्सा होता है थिएटर। तो इन सारी चीज़ों का मुझे फ़ायदा मिला। जब मैंने कॉलेज पास कर लिया तो ऑब्वियसली मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए गया। मैंने एमकॉम किया, मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट किया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किया, मैंने टैक्सेशन किया। ये सब पढ़ता जा रहा था, लेकिन मेरी जो रुचि थी वो आर्ट और कल्चर की तरफ ही थी। और मैंने फिर वहाँ से जो हिंदुस्तान का प्रीमियर फिल्म स्कूल है उसे ज्वाइन करना चाहता था। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो पता चला कि वहाँ पर जो एक्टिंग का कोर्स है वो उन्होंने बंद कर दिया। तो दैट वाज क्वाइट अ बिग शॉक टू मी। मुझे लगा कि अगर मैं हताश हो रहा हूँ तो मेरे साथ ऐसे कई हज़ार लोग होंगे जो हताश हो रहे होंगे। तो वो कहीं ना कहीं मेरे बैक ऑफ द माइंड में वो चीज़ रह गई। तो मैंने खैर उसे संभाल के रखा। फिर मैं खुद कोशिश तो करता रहा। मैंने 3 फीचर फिल्में लीड रोल में साइन भी की, लेकिन मेरा मन नहीं लगा बम्बई में। मुझे लगा कि हम लोगों को दिल्ली छोड़ के काम ढूंढने के लिए बम्बई क्यों आना पड़ रहा है, दिल्ली में काम क्यों नहीं है। बिल्कुल। तो ये जिद ने मुझे दिल्ली वापस बुला लिया। और यहाँ आकर मैंने फिर 1986 के अंदर ये ख्वाब देखा कि एक फिल्म सिटी उत्तर भारत में होनी चाहिए। वहाँ से ये सब तमाम चीज़ें जो मेरे दिलो दिमाग में बैठ गई थी उनको लेकर मैंने एक नक्शा तैयार किया। मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट था, मुझे नक्शे बनाने आते थे। और एक नक्शा बनाकर मैंने पहले अपने दिमाग में, फिर पेपर पे, और फिर ये मैंने नोएडा अथॉरिटी में जमा करा दिया। जब मैं लोगों से बात कर रहा था, बात दोहरा रहा था, तो लोग मुझे बेवकूफ़ और पागल समझ रहे थे। वो सोच रहे थे कि ये फिल्म बफ, he's a film buff, he's a film goer, so he's been affected by cinema। वो कहते हैं ना सर, जब तक वो रियलिटी हो नहीं जाती लोग आपको पागल ही समझते हैं। वो था, कुछ पागलपन ही था और जिद सी भी थी कि कुछ करना तो है, अच्छा करना है और यही कुछ करना है। तो ये जब 86 में मैंने नक्शे दिए नोएडा अथॉरिटी को, तो वो भी लोग बड़े हैरान हुए, परेशान हुए कि कैसा प्रोजेक्ट है। लेकिन जब चेयरमैन के पास ये सारी खबर गई
तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे पास ज़मीन भी है और हमारे पास हमें नए आइडियाज़ की ज़रूरत भी है। दिसंबर 86 की बात है, लेकिन 1 साल लगा, 1 साल परस्यू करता रहा मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को। 87 दिसंबर में ये प्रोजेक्ट पास हो गया और जो ख्वाब थे वो हकीकत में बनने शुरू हो गए। बने नहीं थे, वो लगता था कि ख्वाब जो हैं पूरे हो गए, लेकिन उसके आगे भी बहुत एक लंबा सफ़र था। और 88 में जाकर अलॉटमेंट हुई, 3 साल का टाइम दिया गया सरकार ने। हमें 91 तक स्टूडियो शुरू करने थे और मैंने सारा काम अपने तबीयत से और नियमों के साथ पूरा करते हुए 10 मार्च 1991 में हमने उत्तर भारत का पहला फिल्म स्टूडियो चालू कर दिया। क्या बात है सर। आई थिंक एक टेक अवे जो मैं ऑडियंस के लिए देना चाहूँगी, अक्सर हमारी जो ऑडियंस होती है ना सर, यंगस्टर्स वाली होती है। जी जी। सो वन टेक अवे वुड बी कि जैसे सर ने कहा कि उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिसिंग लगी कि दिल्ली में क्यों नहीं है, हमें मुंबई क्यों जाना पड़ता है। अब आप चाहे तो आप क्रिब करते रह सकते हैं या आप चाहे तो अपना रास्ता आप खुद बना सकते हैं, दूसरों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। तो हैट्स ऑफ टू यू फॉर दैट सर। करेक्ट। तो आई थिंक वो एक बहुत अच्छा काम हो गया, लेकिन जहाँ मुझे लोग बेवकूफ़ समझ रहे थे वहीं एकदम स्टेटमेंट चेंज हुई और लोगों ने मुझे नोएडा फिल्म सिटी का फाउंडर कहना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा लग रहा था, अच्छा, लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी एकदम कंधों पे आके पड़ी कि 100 एकड़ का ये कॉम्प्लेक्स, 75 एकड़ आउटडोर है और 25 एकड़ में इंडोर तैयार करने हैं। तो मैं पहले 6 लोगों को लाया, फिर 12 लोगों को लाया, लेकिन आज 16 लोग यहाँ पर मौजूद हैं, 16 स्टूडियो हैं और फ्रॉम नोवेयर टू दी वर्ल्ड रिकॉर्ड। और ये मेरा पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बना कि नोएडा फिल्म सिटी इस टाइम दुनिया की सबसे तेज़ दौड़ती हुई फिल्म सिटी है, जिसे मैंने बताया 75 एकड़ आउटडोर, 25 एकड़ इंडोर, 16 स्टूडियो में से 350 चैनल इस वक्त 162 मुल्कों में प्रसारित हो रहे हैं और तकरीबन 17,000 आदमी इस वक्त यहाँ पर 8 घंटे की 3 शिफ्ट में काम कर रहा है। और कास्केडिंग इफेक्ट की अगर बात करूँ तो तकरीबन 1.5 लाख आदमी अपनी रोजी रोटी यहाँ से कमा रहा है। और मैं तो ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरे से एक अच्छा काम हो गया देश के लिए। वो तो आपकी मेहनत है, आपकी विजन है, वो आपकी डेडिकेशन है। पर ये यहाँ खत्म नहीं हुआ, क्योंकि फिर स्टूडियो की बात आ गई तो मुझे स्टूडियो चलाना था, बड़ी मेहनत करनी पड़ी। यहाँ कोई एनवायरनमेंट नहीं था, कोई यहाँ पर माइंडसेट नहीं था लोगों का फिल्म टीवी के लिए, सिनेमा के तो कोई कल्चर ही नहीं था। उस पूरे माहौल के अंदर बिल्कुल नए सिरे से बीज बोकर और पौधे उगाना और फिर उसको पाल के फिर पेड़ लगाना और फिर उसमें से आम खाना वाला एक लंबी कहानी थी। तो फिर लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हमारा पहला स्टूडियो खुला, ये मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा क्योंकि पहले दिन से ही मेरे पास एक टेलीविज़न कमीशन सीरियल मुझे मिला खाली हाथ, एक टेलीविज़न की एड मिली, तो काम शुरू हो गया। और जिस दिन हमारा मुहूर्त था 10 मार्च को, उस दिन भी करीब 60-70 सुपर वीआईपी बम्बई से लंबी कतार फिल्म स्टारों की यहाँ पहुँची और करीब 1000 से भी ज़्यादा लोग मैंने यहाँ बुलाए थे, क्योंकि मैं चाहता था कि वो देखें कि फिल्म स्टूडियो किसे कहा जाता है। और शायद उससे भी ज़्यादा 2000 से भी ज़्यादा लोग बाहर सड़क के ऊपर खड़े थे, जो एक्टरों का और प्रोड्यूसर डायरेक्टरों का जो मज़ा लूटना चाहते थे। सर आपका कैसा फीलर था वो? तो मतलब ड्रीम कम ट्रू मोमेंट होगा आपके लिए। बहुत बड़ी बात थी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो ख्वाब देखे थे वो ख्वाब पूरे होते नजर आने शुरू हो गए। लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और ऐसा हुआ, पहले दिन ही हुआ। तो जो बाहर सड़क पे तांता लगा हुआ था वो शायद उन्हीं एक्टर्स को जिनको सबसे ज़्यादा पहचान सकते थे, उन्हें देखकर लोग दीवाने हो रहे थे, खुश हो रहे थे, लोग अपने कमेंट्स कर रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि हर एक दिन के साथ, हर एक घंटे के साथ मेरी जिम्मेदारी बढ़ रही थी और मुझे लगता था कि और भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा, सिर्फ लोगों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए नहीं, अपनी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए वो ज़्यादा ज़रूरी था। और काम शुरू हो गया। फिर उसके बाद तो नो लुकिंग बैक। हमने अभी 10 दिन पहले ही हम लोगों ने मारवा स्टूडियो के 34 साल पूरे किए हैं। क्या बात है। और ये कहते हुए बड़ा हर्ष होता है कि इन 34 सालों में हम लोगों ने तकरीबन 5000 से भी ज़्यादा टेलीविज़न प्रोग्राम, 50 से भी ज़्यादा चैनल के लिए हम लोग तकरीबन 125 फीचर फिल्मों के लिए जुड़े, 5000 करीब ट्रेनिंग फिल्मों का निर्माण हुआ,
मेरी प्रोडक्शन कंपनी ने तकरीबन 3,600 शॉर्ट फिल्में बनाई और करीब 25,000 फिल्म प्रोफेशनल्स को हम लोगों ने काम दिया जिन्होंने इन फिल्मों में काम किया है। तो एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन का काम मैं कहूँगा यहाँ से पूरा हुआ और जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बना। बिल्कुल। लेकिन यहाँ हम लोग रुकने वाले नहीं थे। हमने जब स्टूडियो शुरू कर दिए, हायरिंग और फैसिलिटी शुरू कर दी, अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू कर दिया, लेकिन जो कमी महसूस हुई वो थी कि यहाँ पर तो ट्रेन मैन पावर ही नहीं है। और कितनी देर तक आप एक एक आदमी के साथ बैठकर कई कई घंटे लगाकर उसे सिखाते रहेंगे कि कैमरा ऐसे ऑपरेट कर, लाइटें ऐसे लगा, प्रोडक्शन का काम ऐसे देखो, इलेक्ट्रिसिटी का काम ऐसे होता है। ये बहुत लंबा एक सफ़र सा बन रहा था कि ये तो हम पीछे रह जाएंगे। सर ये इशू ओवरऑल इंडियन उसमें था या सिर्फ नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट में था? नहीं, देखिए, क्योंकि जो सिटीज़ डेवलप हो चुकी थी, जैसे कि कलकत्ता में ट्रेंड लोग मिल जाते थे, बम्बई में तो थे ही, मद्रास में मिल जाते थे, दिल्ली में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। सिवाय दूरदर्शन के और दूरदर्शन के स्टाफ के यहाँ कोई भी ट्रेंड लोग नहीं थे और दूरदर्शन के स्टाफ को बाहर काम करने की इजाज़त भी नहीं होती थी। तो इसलिए मुझे लगा कि अब टाइम आ गया है जहां हम लोगों के पास एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जहां हम लोग, ये जो मैं इनफॉर्मल ट्रेनिंग दे रहा था, लाइटमैन तैयार कर रहा था, कैमरामैन तैयार कर रहा था, क्रेन ऑपरेटर तैयार कर रहा था, पर कब तक करता रह ऐसे में अकेले में। तो इसको फिर एक फॉर्मल शेप देनी थी। और वो बात मैं भूला नहीं था कि जब मैं पास आउट होकर कॉलेज से पढ़ने के लिए गया था और हताश होकर आ गया था क्योंकि कोई अच्छा कोर्स अवेलेबल नहीं था, तो मुझे यहाँ पर एक अच्छा फिल्म इंस्टीट्यूट चलाना उसकी आवश्यकता नहीं बल्कि अनिवार्य नजर आया, नेसेसिटी ऑफ द रीजन। और हम लोगों ने फिर एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन के नाम से एक बुटीक इंस्टीट्यूट शुरू किया जहाँ 4 कोर्सेज 40 स्टूडेंट के हिसाब से हमने शुरू किया। एंड देन ट्रस्ट मी, नो लुकिंग बैक। मैं समझता हूँ कि अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जान लड़ा रहे हैं, आपके काम में कोई शक की गुंजाइश नहीं है, आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं, तो परमात्मा भी आपको भाग लगाता है। और शायद यही वजह थी कि जो छोटा सा इंस्टीट्यूट हम लोगों ने एज ए बुटीक इंस्टीट्यूट शुरू किया था, उसकी चर्चा पहले ही बैच से देश भर में होने लगी। सेकेंड बैच से तो मेरे को इंटरनेशनल स्टूडेंट आना शुरू हो गया 3 महीने के बाद ही। तो पहला स्टूडेंट नेपाल से आया, तो मैंने कहा चलिए एक फॉरेन कंट्री हमारे यहाँ ऐड हो गई। और फिर उसके बाद नो लुकिंग बैक। अब मैं इतना कह सकता हूँ कि हमें आज 32 साल हो गए हैं एजुकेशन में। हम लोगों ने कई अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड यहाँ से कायम किए और करीब 35,000 मीडिया प्रोफेशनल्स हम लोग तैयार कर चुके हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट ऑल दीज स्टूडेंट्स आर फ्रॉम ऑलमोस्ट 145 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। Alright, and they are coming to India, to Delhi to study it. Definitely. आज AAFT, आफ्ट जैसे आप कह रही हैं, वो दुनिया के पहले 5 सबसे बड़े फिल्म स्कूलों में उसका नाम आता है। कई चीज़ों में तो हम लोग नंबर 1 हो गए हैं। जैसे कि अब हमने कल ही अपना 124वां बैच कंप्लीट किया है। AAFT इज द ओनली क्रिएटिव इंस्टीट्यूशन ऑन दिस अर्थ टू हैव इट्स 124th बैच। कोई compete ही नहीं कर पा रहा अब तो। और वी आर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ट्रेनिंग फिल्म्स एंड शॉर्ट फिल्म्स इन द वर्ल्ड। जितनी प्रोडक्शन हम बच्चों के साथ कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उतना कोई दूसरा इंस्टीट्यूट सोच भी नहीं पा रहा है। और तीसरे नंबर में जहां हम नंबर 1 हैं, वो कि द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इवेंट्स विच आर एसोसिएटेड विद एजुकेशन। हम लोगों ने 8,500 इवेंट अब तक कर लिए हैं, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। कोई भी जॉनरे जो है वो बचा नहीं है आज की डेट के अंदर। और इतना ज़बरदस्त एक्सपोजर मिलता है स्टूडेंट को, चाहे वो 3 महीने का कोर्स कर रहा हो, चाहे वो 4 साल का कोर्स कर रहा हो। और वो इतने ट्रेंड हो जाते हैं, इतना उनको एक्सपोजर मिल जाता है कि कोई कंपटीशन की कहीं मुझे भावना ही नहीं है। AFT ने वाकई में कमाल किया है और एक ऐसे मकाम पर इंस्टीट्यूशन पहुंच गया है जो कोई सोच भी नहीं सकता। एंड द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव फिल्म स्कूल इन द वर्ल्ड। वाओ, थैंक्स टू योर विजन सर। God has been very kind, and it is all because of the dedicated staff, very dynamic and educated and passionate teachers। कि मैं जितना पैशनेट मैं हूँ, मेरे जैसे ही आपको यहाँ सब टीचर मिलेंगे, प्रोडक्शन का स्टाफ मिलेगा, आपको असिस्टेंट मिलेंगे, और हम सभी लोग लीन होकर दिलो जान से
हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स का भला हो, वो कामयाब हों, अच्छे प्रोफेशनल और अच्छे ह्यूमन बीइंग बन के यहाँ से बाहर निकलें। ये हमारी ख्वाहिश जो थी वो आज पूरी हुई है। वाओ सर, ग्रेट सर। इतना सब कुछ आपने शेयर किया अपनी जर्नी के बारे में, स्टूडियोज़ के बारे में, इंस्टीट्यूशन के बारे में। आपका एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड आई वुड से अनमैचेबल है, क्योंकि आप इंटरनेशनल सोसाइटीज़ और उन सब के भी प्रेसिडेंट हैं। इतना ग्लोबल एक्सपीरियंस और एक्सपोजर लिया है आपने। मैं 127 संस्थाओं को चेयर कर रहा हूँ, नेशनल और इंटरनेशनल। बताइए। हम लोगों ने तकरीबन 2 करोड़ लोगों को 196 मुल्कों में जोड़ा है। और हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी काम रिवॉर्ड्स और रिकॉर्ड्स के लिए काम नहीं किया, हमने काम किया है। वो काम किया है और रिकॉर्ड्स और रिवॉर्ड्स खुद पीछे आ जाते हैं, अपने आप ही मिलेंगे आपको, मुझे ऐसा लगता है। और बल्कि मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि टुडे मारवा स्टूडियो एंड AFT इज द मोस्ट डेकोरेटेड इंस्टीट्यूशन इन होल ऑफ द कंट्री। 240 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मैं देश के लिए लेके आया हूँ। और करीब 1500 अवार्ड इस संस्थान को अब तक मिल चुका है। और अगर मैंने ये ताज पहना है तो इस ताज के अंदर जितने मोती जड़े हैं वो हमारा सारा स्टाफ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि हर एक का कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर। आई एग्री। एंड इतने सालों में आपने जो ट्रांजिशन देखी है मीडिया और एंटरटेनमेंट की, और आगे कमिंग ईयर्स में, बिकॉज अब तो ट्रेंड्स बहुत चेंज हो रहे हैं सोशल मीडिया, OTT, AI के साथ, आपके हिसाब से वो इंडस्ट्री कहाँ से आई है, किस वे में ट्रांजिशन ले रही है और आगे कहाँ जा रही है? इतना रहे ख्याल सताने के साथ साथ कि हम भी बदल रहे हैं ज़माने के साथ साथ। क्या बात है। दिस इज अवर क्वालिफिकेशन। हम लोग समय के साथ बहुत जल्दी बदल रहे हैं। स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट यहाँ मिलेगा आपको, स्टेट ऑफ आर्ट एनवायरनमेंट मिलेगा, स्टेट ऑफ आर्ट आपको थिंकिंग मिलेगी। जब पूरा हिंदुस्तान जानता भी नहीं था तो मेरे यहाँ पे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लासेस चल रही थी। तो हमारे कुछ फैकल्टी मेंबर परेशान हो रहे थे कि ये AI क्या होता है। तो मैंने कहा इसे पढ़ते जाइए, समझ लीजिए, आने वाले दिनों में काम आएगा। इसी तरीके से जब ब्लॉकचेन आया, जब मेटावर्स आया, तो हम लोग वी आर 1 स्टेप अहेड। ये नियम है हमारे इस इंस्टीट्यूशन का कि हम लोगों को इंडस्ट्री से भी एक कदम आगे चलना है। हम सिखाएंगे तभी तो लोग इंडस्ट्री में जाके काम करेंगे। बिल्कुल। तो उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी को, फॉरेन एजुकेशन को, इंटरनेशनल डिस्कवरीज और इन्वेंशन को पढ़ना पड़ता है, और उसके हिसाब से हम लोग अपने करिकुलम को चेंज करते हैं। और शायद यही वजह है कि आज हमारा एक भी स्टूडेंट खाली नहीं है। वो यहाँ से निकलता है, उसको काम मिल जाता है। और ये कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष होता है कि AFT टुडे आई कैन कंफर्टेबली से दैट इज द ओल्डेस्ट स्किल डेवलपमेंट कॉलेज इन द कंट्री। अब तो हम यूनिवर्सिटी बन चुके हैं, एंड थैंक्स टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जो चाहते थे कि देश के अंदर एक ऐसी यूनिवर्सिटी हो which should back up the biggest film industry of the world. Everyone knows that we are the biggest film industry of the world, and we need to have a very proper, authentic education setup behind this industry, and that status has been granted to us as university. Now we have another 27-acre setup in Raipur, where a full-fledged university is already working day in day out. Okay. तो वहाँ पे भी हम फिल्म, मीडिया, एंटरटेनमेंट सब कवर कर रहे हैं। बिल्कुल, 17 कॉलेज हैं हमारे, और सिर्फ फिल्म को या सिनेमा को हम कंसंट्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि सिनेमा एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो शायद आम आदमी नहीं जान पाता। जब आप उसकी तह में उतरते हैं तब आपको पता चलता है कि जर्नलिज्म भी उसके साथ जोड़ना पड़ता है, एनिमेशन भी जुड़ेगा, उसके साथ फैशन एंड टेक्नोलॉजी भी जुड़ेगा, इंटीरियर डिज़ाइनिंग और सेट डिज़ाइनिंग भी जुड़ेगा, उसके साथ म्यूज़िक और परफॉर्मिंग आर्ट्स भी जुड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने उन तमाम कॉलेजों को यहाँ खोल दिया है। तो AFT के अंतर्गत आज 17 कॉलेज हैं, और वो 17 कॉलेज जो हैं वो अपनी जगह एक अच्छा काम कर रहे हैं, और 17 में से ही आपको काबिल और ट्रेंड एंड वेल एजुकेटेड स्टूडेंट्स नजर आएंगे। परफेक्ट सर। एंड ग्लोबल मीडिया और एंटरटेनमेंट के सामने सर आपको इंडिया की पोजीशन इस टाइम कैसी नजर आती है, और कमिंग 5 to 10 ईयर्स में भी हम कहाँ इंप्रूव कर रहे हैं? जहाँ मीडिया और एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, जो मेरा हार्ड कोर सब्जेक्ट है, वी आर प्रोबेबली सेकंड इन द वर्ल्ड आफ्टर US। अब हमारे से कोई compete नहीं कर पा रहा है, बिकॉज सी डोंट फॉरगेट कि मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऑफ दिस कंट्री इज द 6th बिगेस्ट इंडस्ट्री। आज हम लोग तकरीबन 3.5 लाख करोड़ की टर्नओवर पहुंच रहे हैं।
1 करोड़ आदमी इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है और तकरीबन 1 करोड़ मैन पावर को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं बाय सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज। 12,000 थिएटर है हमारे देश के अंदर, 1 करोड़ ऑडियंस रोज सिनेमा देखती है, करीब 500 करोड़ हम टिकटें बेचते हैं हर साल सिनेमा की, 950 टेलीविजन चैनल हैं इस देश के अंदर, 500-550 रेडियो स्टेशन है इस देश के अंदर, 40,000 न्यूज़पेपर और मैगजीन है इस देश के अंदर। कहाँ कोई सोच सकता है ये फिगर? जब मैं विदेशों में जाकर बोलता हूँ तो लोग हैरान हो जाते हैं, उनको कैलकुलेटर खोलने पड़ते हैं, उनको लैपटॉप खोलने पड़ते हैं कि ये फिगर्स क्या हैं। ये देश में इतना बड़ा मीडिया, ये लोगों को पता होना चाहिए। और शायद यही वजह है कि जो भी स्टूडेंट अगर फिल्म, टेलीविजन, मीडिया की बात करता है, मुझे नहीं लगता कि उसे विदेश जाने की भी आज जरूरत है, क्योंकि बाहर जाकर भी अगर उसे काम की जरूरत होगी तो उसे वापस भारत आना पड़ेगा। सर, एक मैसेज आप अगर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए दे सके, क्योंकि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ये, शायद आम जनता को पता भी नहीं है या लोग समझ नहीं पाते, और अभी भी शायद कहीं ना कहीं एक कंजर्वेटिव माइंडसेट है आर्ट्स, मीडिया जैसी फील्ड में अपने बच्चे को भेजने के लिए। तो एक मैसेज अगर आप स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए दे सके। मुझे जहाँ तक नजर आ रहा है कि ये मत भूलिए कि आज मोबाइल भी जो है वो मीडिया और एंटरटेनमेंट का हिस्सा बन चुका है। एंड टुडे वी हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोबाइल्स ऑन दिस अर्थ। करीब 100 करोड़ से भी ज्यादा मोबाइल आज इंडिया में हैं, और 70% मोबाइल, आप सोचिए कि 70 करोड़ स्क्रीन, entertainment screens are available other than those 12,000 screens or those televisions which are available. तो मोबाइल जो है वो मीडिया का एक बहुत ज़बरदस्त साधन बन चुका है, और उसी की वजह से आज जितने डिजिटल मीडिया है या जितना सोशल मीडिया है वो और ज़्यादा डेवलप होता चला जा रहा है। इसकी वजह से इतना एक्सपेंशन हुआ है मीडिया का। आज एक बच्चा जो किसी स्कूल कॉलेज से, यानी कि किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन से खास तौर पे जब पास आउट होके बाहर निकलता है तो उसके पास पैसा कमाने का स्कोप रेडी है। उसे किसी नौकरी की खोज की जरूरत नहीं है, वो खुद एंटरप्रेन्योर बनकर अपना काम शुरू कर सकता है। आज इंस्टाग्राम को लेकर, आज यूट्यूब को लेकर आप पैसे कमा सकते हैं, इतना जबरदस्त जरिया बन चुका है। तो ये मैं समझता हूँ ऐसा कहीं पे आज तक किसी और इंडस्ट्री में नहीं हुआ है। तो जहाँ आपके पास प्राप्ति है, अपनी एजुकेशन के बाद पैसा कमाने का जरिया मौजूद है, मैं समझता हूँ इससे बड़ी और काम हो क्या सकता है। सही बात है। जब सिनेमा चलता था और टेलीविजन आया तो लोग बोले सिनेमा बंद हो जाएगा, टेलीविजन लोग देखेंगे। जब इंटरनेट आया और कंप्यूटर आया तो लोग सोचे कि टेलीविजन बंद हो जाएगा, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो हर एक नई डिस्कवरी और इन्वेंशन जो है वो पिछले मीडिया सेटअप की या मीडियम का वो कॉम्प्लीमेंट्री बनती चली गई। आज टेलीविजन के ऊपर सिनेमा दिखाया जा रहा है, टेलीविजन सिनेमा के ऊपर जी रहा है। उससे इतना ज्यादा स्कोप बन गया है कि जो आर्टिस्ट घरों में अपने आप को रिटायर समझ के बैठ चुके थे, आज वो सारे फिर से काम कर रहे हैं। तो यू कैन नॉट इमेजिन द काइंड ऑफ बिजनेस दिस इंडस्ट्री हैज गिवन। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में हम 6वें नंबर से 5वें नंबर पे हो जाएंगे। देश तो आगे बढ़ ही रहा है, हम लोग आज 5वें बड़ी पावर हैं दुनिया की, हम 3रे नंबर की ओर अग्रसर होने में लगे हुए हैं। और जो हमारी मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, प्रॉब्ली दिस इज गोइंग टू बी द 5th इन द कंट्री इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, द वे इट इज ग्रोइंग एंड प्रॉस्परिंग। राइट, थैंक यू सो मच सर आपके इनसाइट्स के लिए। आई एम श्योर कि हमारी जो ऑडियंस है कुछ ना कुछ टेक अवे आपको मिला होगा इससे। सर की जर्नी, सर का एक्सपीरियंस, खासकर मीडिया और एंटरटेनमेंट तो वैसे ही सर सबका अक्सर फेवरेट वाला पार्ट रहता है, लोग जानना पसंद करते हैं उसके बारे में। सो थैंक यू सो मच, आप अपना टाइम निकाल के आए, आपने सारे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए। एंड इफ़ यू गाइज लाइक द वीडियो, मेक श्योर कि आप लाइक बटन क्लिक कर रहे हैं, आप कमेंट कर रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच।